Chemistry faculty in Vidya Mandir classes. Today we are going to cover the physical and the chemical changes chemistry chapter, where this is our first lecture of the physical and the chemical changes. So here we go in the chapter, right? Here we have to say that कि first of all, before the reading the chapter हमें कुछ idea clear होना चाहिए. What do you mean by physical changes? What do you mean by chemical changes? तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, right? तो मेरे पास आता है बेटा, सबसे पहले आता है फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस की मैं बात करूंगी यहाँ पे, और मैं साइड बाय साइड में तुम्हें केमिकल चेंजेस भी क्लियर अप करके देती हूँ, राइट? केमिकल चेंजेस, राइट? अगर मैं फिजिकल चेंजेस की बात करती हूँ तो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंजेस? अगर मैं केमिकल चेंजेस की बात करती हूँ तो व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल चेंजेस? अगर तुम अपने आसपास देखो, फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. फिजिकल चेंजेस में नो न्यू सब्सटेंस इज गोइंग टू फॉर्म. जैसे कि यू कैन से बॉइलिंग ऑफ द वाटर. बॉइलिंग ऑफ द वाटर में क्या होता है? कोई नया सब्सटेंस बनता है क्या? नहीं बनता. तो बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज. वही पे मैं कहूँ कुकिंग ऑफ द फूड. कुकिंग ऑफ द फूड में समथिंग न्यू इज गोइंग टू फॉर्म, राइट? दैट इज नोन एज अ केमिकल चेंज, राइट? तो फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस है जहां पे नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म. नो न्यू सब्सटेंस will form. No new substance will form, right? First, यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे no new substance is formed in the physical processes, but यहाँ पे new substance is formed. Substance, no new substance will form. नहीं, यहाँ पे तो नया सब्सटेंस बनेगा भाई केमिकल में. दूसरी बात करते हैं फिजिकल में, जैसे कि मैं कह दूं बेटा तुम्हें बॉइलिंग ऑफ वाटर. अब बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या कोई नया सब्सटेंस बना है? नो. तो बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज. बट अगर मैं यही पे कह दूं बेटा कि कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड में क्या है? यहाँ पे नया सब्सटेंस कुछ बनता है. कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड में एक नया सब्सटेंस बन गया. जैसे भिंडी है, भिंडी की सब्जी बनाई तो एक नया सब्सटेंस बन गया. दैट इज नोन एज अ केमिकल चेंज, राइट? नाउ अगर मैं यहीं पे बात करूं कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में, तो यहाँ पे ये जो चेंज है ये क्या है बेटा? रिवर्सिबल है. This process is reversible in nature. ये प्रोसेस क्या होगा बेटा? उसी हिसाब से ये प्रोसेस होगा irreversible. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, राइट? रिवर्सिबल. This is irreversible, right? This is reversible process. और दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. अब रिवर्सिबल जैसे बॉइलिंग वाटर करते हैं, बॉइलिंग वाटर में कोई नया चीज तो बनाना नहीं है, नया चीज नहीं बनाना है. दैट मींस इट इज रिवर्सिबल. दोबारा मैं पानी को बॉइल भी तो कर सकती हूँ, राइट? एंड केमिकल चेंजेस में अगर मैं फूड कोई कुक कर रही हूँ तो दोबारा से मैं उसे कर तो नहीं सकती, दोबारा कुक तो नहीं कर सकती. दोबारा से वही भिंडी दोबारा अगर कुक हो चुकी तो दोबारा तो वैसी भिंडी आ नहीं सकती, राइट? दिस इज अ केमिकल चेंज. अब और थोड़ी सी हम लोग फिजिकल चेंजेस की बात कर लेते हैं. तो फिजिकल चेंजेस में कहती हूँ नया सब्सटेंस नहीं बनता है, रिवर्सिबल है, एंड यहाँ पे कोई हीट लॉस या फिर मैं लाइट का कुछ भी, यहाँ पे अगर केमिकल चेंजेस में तो मैं एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे बेटा हीट और लाइट में चेंज होगा, या फिर चेंज इन एनर्जी आई कैन से. चेंज इन द हीट एंड लाइट. मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे ना हीट या लाइट चेंज होने का मतलब है या तो हीट एनर्जी रिलीज होती है या फिर हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या तो लाइट तुम्हें दिखेगी या नहीं दिखेगी. फिजिकल चेंजेस में अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट? यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि मैटर जो है फिजिकल चेंज कैन बी मैटर can undergo change in state.
Matter can undergo the change in state. फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट चेंज हो रहा है. चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है सॉलिड, लिक्विड और गैस में कन्वर्जन आपस में हो सकता है. यहाँ पे तो वो सब्सटेंस ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है. यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट की जगह क्या है कि कोई न्यू सब्सटेंस ही बन जाता है, राइट. ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा. तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ना ये बात कर लेती हूँ कि केमिकल चेंजेस आपको समझ आ गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गई, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझ आ गए हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इन दोनों के बीच में मतलब कि जैसे केमिकल चेंज है, अब मुझे कैसे पता चलेगा बेटा कि कोई चेंज केमिकल चेंज है. तो क्या क्या चीज उसमें चेंज हो सकती है. या तो उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो सकता है, या फिर एब्जॉर्प्शन, या फिर तुम कह सकते हो कि रिलीज ऑफ हीट हो सकता है, राइट. या फिर मैं इसमें कह सकती हूँ कि इवोल्यूशन ऑफ गैस है. इवोल्यूशन ऑफ द गैस, और ये कह सकते हो कि रिलीज ऑफ गैस. नेक्स्ट, change in state, change in color कह सकती हूँ मैं. नेक्स्ट, formation of precipitate. नेक्स्ट मैं कह सकती हूँ change in smell. देखो ये सारी चीजें हैं जिसके अंदर मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी प्रोसेस मेरा केमिकल चेंज में अंडरगो जाएगा या नहीं जाएगा. उसमें या तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो सकती है, या रिलीज ऑफ हीट हो सकती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, चेंज इन कलर हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है, या फिर चेंज इन स्मेल हो सकता है, राइट. अब इन्हीं को लेके एक एक को लेके मुझे डिस्कस करना है. तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं. पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट, राइट. तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बेटा इसका सबसे पहला वाला पॉइंट, जो कि मेरा क्या है, एब्जॉर्प्शन या फिर रिलीज ऑफ हीट. अब देखो यहाँ पे ना दो चीजें मैं समझूंगी. अगर मान लो किसी किसी रिएक्शन में, अगर मैं कहती हूँ बेटा ए ने मान लो प्रोडक्ट बनाया, राइट, प्रोडक्ट बनाया, और उसमें एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे तुम एनर्जी देख पा रहे हो. यहाँ वाली जो ये एरो क्या बोलता है मुझे, ये डायरेक्शन बताता है रिएक्शन की, राइट. ये डायरेक्शन बताता है, आपको पता है. यहाँ वाली साइड जो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये मुझे क्या बताती है कि ये चीज क्या है बेटा, रिएक्टेंट है. और जो मेरी इधर वाली साइड होती है, एरो की इस तरफ वाली साइड, इसे मैं क्या कहती हूँ बेटा, प्रोडक्ट साइड. और ये प्रोडक्ट किस तरफ है, मैं कह सकती हूँ आरएचएस साइड पे है. और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है बेटा, एनर्जी, या फिर आप कह सकते हो उसे हीट. हीट प्रोडक्ट साइड में है ना, तो मतलब ये चीज रिलीज हो रही है. तो ऐसा प्रोसेस in which heat is released is called exothermic process. Exothermic process, right? अब देखो यहाँ पे एक्सो का मतलब होता है रिलीज, राइट. इट इज एक्सो मींस क्या होता है बेटा, रिलीज. थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट या फिर एनर्जी. तो ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें कि हीट एनर्जी या फिर एनर्जी रिलीज हो, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट. अब यहीं पे आप मुझसे कहोगे कि एंडोथर्मिक क्या होता है, राइट. तो मैं कहती हूँ जैसे कि मान लो, अब इसे तो थोड़ा सा हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं, राइट, मिनिमाइज कर देते हैं. अब मान लो मेरे पास कोई एक रिएक्शन है ए में, ए को कोई भी रिएक्शन कराने के लिए मुझे यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है, और ये मान लो प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी इज रिक्वायर्ड, द प्रोसेस और द रिएक्शन प्रोसेस इन विच energy is needed
और आप एब्जॉर्ब वर्ड भी यूज कर सकते हो, एब्जॉर्ब। The process in which the energy is needed or absorbed is called endothermic process. Endothermic process, right? अब देखो एंडो का मतलब क्या होता है बेटा, एब्जॉर्व करना या फिर नीड, राइट? और तुम्हें पता है थर्मिक इज वर्ड विच इज रिलेटेड विद योर हीट। अब इन दोनों के मुझे एग्जांपल, आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक समझ आ गया? एक्सो का क्या मतलब क्या होता है, हीट रिलीज होना। एंडो का मतलब क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड, राइट? देखो दो चीजें मैंने कही है यहाँ पे, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कही है और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन कही है। आई एम जस्ट डिवाइडिंग दिस बोर्ड इनटू टू हाफ। ओके, इससे ऊपर थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग। तो एक्सो का मतलब क्या होता है, इन विच द हीट इज रिलीज, और एंडो का मतलब होता है हीट इज एब्सॉर्ब। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक्सो का मतलब होता है हीट रिलीज होना और एंडो का मतलब होता है हीट का एब्सॉर्ब होना। अब ऐसी रिएक्शन अपने आसपास आप सोचो थोड़ा सा, अगर आप सोच पा रहे हो तो आपके मन में एक एग्जांपल आ रहा होगा, फोटोसिंथेसिस। आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, बट मुझे तो पता है कि मेरे मन में आ रहा है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में आपने क्या पढ़ा है, प्लांट्स बेटा, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ सो इट विल बी लुक ब्यूटीफुल। देखो प्लांट्स क्या करती है, CO2 इनहेल करती है, वाटर फ्रॉम द रूट, एंड वो एनर्जी लेती है, कहाँ से लेती है, यहाँ पे सनलाइट वो लेती है, और किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, राइट? तो यहाँ पे वो क्या बनाती है, अपना फूड बनाते हैं, राइट, जिसे हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो सनलाइट ये ले रहा है, दैट इज नोन एज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज द हीट इज रिक्वायर्ड ओवर हियर, राइट? और तुमने एक और प्रोसेस पढ़ा होगा, व्हाट, कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो नोन एज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट? एक्सोथर्मिक की बात कर लेते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, द रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज्ड। हीट रिलीज का जैसे कि मैं बात कर लेती हूँ, बर्निंग ऑफ वुड। आपने नाम सुना ही होगा, बर्निंग ऑफ वुड। वुड मतलब लकड़ियों का जलाना। जैसे हम लोग सर्दियों में क्या करते हैं, सर्दियों में लकड़ियों को जलाते हैं, लकड़ियां जलाने से व्हाट विल हैपन, गर्माहट मिलती है ना बेटा, और लाइट एनर्जी भी मिलती है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आप इसमें और एग्जांपल क्या दे सकते हो, आप खुद सोचो कि अगर आप किसी भी फ्यूल को बर्न करते हो, फ्यूल को मैंने बर्न किया, बर्न करूंगी तो क्या मुझे मिलेगा बेटा, बर्न कर रही हूँ, इसे मैं बर्न कर रही हूँ तो मुझे एनर्जी मिलती है। जैसे मैं गाड़ियां चला रही हूँ, गाड़ियों में पेट्रोल डालती हूँ, पेट्रोल बर्न होता है तो एनर्जी मिलती है, जब जाके तो गाड़ी आगे चल रही है बेटा, राइट? दैट इज बेसिकली एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिए, दोनों के एग्जांपल्स दे दिए। अब आपको क्या करना है, 2-3 एग्जाम्पल्स लुक एट अराउंड योरसेल्फ एंड सोचो कि कहाँ कहाँ पे हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कहाँ कहाँ पे एक्सोथर्मिक मतलब हीट एनर्जी रिलीज होती है, वो चीजें आपको खुद में करनी है, राइट? हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बेटा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बाद में इवोल्यूशन ऑफ द गैस का एक आता है, राइट? हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ द गैस का मतलब है कि गैस का रिलीज होना। अब गैस रिलीज होना, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल दे देती हूँ, तुमने विनेगर का नाम सुना है बेटा, जो हम लोग चाइनीज फूड में यूज करते हैं। विनेगर के अंदर मैं अगर एसिटिक एसिड ऐड करती हूँ, राइट, एसिटिक एसिड ऐड करती हूँ, विनेगर के अंदर मुझे क्या ऐड करना है बेटा, एसिटिक एसिड ऐड करना है, तो यहाँ पे ना CO2 रिलीज होती है, प्लस में अदर प्रोडक्ट्स आर रिलीज। बहुत ध्यान से देखना। अब मैं तुम्हें विनेगर और इसका फॉर्मूला भी क्लियर कर रही हूँ, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जरा। देखो रिलीज ऑफ एनर्जी में अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा, विनेगर प्लस में एसिटिक एसिड will give rise to CO2 एंड मैंने कहा बेटा अदर प्रोडक्ट। अब देखो आपको इतना मैंने बता दिया था अभी तक कि विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड क्या होता है, राइट? अरे यार, सॉरी, दिस इज आई एम राइटिंग रॉन्ग, सो आई नीड टू रब इट डाउन।
ओके, इवोल्यूशन ऑफ द गैस था ना, यहाँ पे बेटा मेरे पास है विनेगर प्लस में बेकिंग सोडा मुझे डालना है, मेक इट करेक्ट राइट, बेकिंग सोडा मुझे डालना है। बेकिंग सोडा अगर मैं डालूंगी तो मुझे यहाँ पे CO2 मिलेगा, प्लस में अदर प्रोडक्ट्स कुछ मिलेंगे। अदर प्रोडक्ट्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, विनेगर का जो बेटा विनेगर का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, ये एसिटिक एसिड है, दैट इज CH3COH। बेकिंग सोडा भी आपको पता है, व्हाट इज दैट, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज योर बेकिंग सोडा। जब ये दोनों मिलते हैं तो तुम्हारी CO2 रिलीज होती है, एक चीज, दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ द गैस, CO2 आपको रिलीज होते हुए नजर आती है राइट। प्लस में अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं, अदर प्रोडक्ट्स में आप लिख सकते हो, एक तो सॉल्ट लिख सकते हो, प्लस में वाटर लिख सकते हो राइट। ये रहे मेरे अदर प्रोडक्ट, सॉल्ट प्लस वाटर अलोंग विद द गैस इज रिलीज, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ द गैस। मुझे दिखाना था, हम लोगों ने दिखा दिया। नेक्स्ट वी हैव द कलर चेंज। ओके, हम लोग कलर चेंज में जो हम लोगों ने पुराना कोई एग्जांपल हमने किया होगा ना, हम लोग वही करेंगे, कोई नया नहीं करते हैं। देखो, कलर चेंज की बात करते हैं, तो आप लोगों ने एक एग्जांपल सुना होगा बेटा कि कॉपर सल्फेट में मैं आयरन डाल दूं राइट, कॉपर सल्फेट में मैं आयरन डाल दूं तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, आयरन सल्फेट बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाएगा, प्लस में कॉपर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को मुझे लिखना कैसे है वो दिखा देती हूँ। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 प्लस में आयरन इज Fe will give rise to iron sulfate, that is FeSO4 प्लस में कॉपर इज देयर राइट। बहुत ध्यान से देखना, कॉपर का कलर, जो कॉपर सल्फेट होता है, इसका कलर क्या होता है बेटा, ब्लू होता है। और तुम्हें पता ही है कि अगर इसके अंदर मैं आयरन नेल डाल रही हूँ तो आयरन का कलर क्या होता है बेटा, शाइनी मेटल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कलर हो गया ब्लू, इसका कलर हो गया शाइनी मेटल, इसका कलर क्या है, आयरन सल्फेट का कलर इज योर ग्रीन, सेम जिस कलर से मैं लिख रही हूँ ना उसी कलर का ये ग्रीन होता है राइट। और अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर जो मेटल है उसका कलर क्या होता है बेटा, रेडिश ब्राउन। बहुत ध्यान से देखना, मुझे कलर चेंज करना था, कलर चेंज, कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू। जब उसमें आयरन नेल डालोगे तो व्हाट विल हैपन, इट्स कलर विल चेंज टू ग्रीन एंड कॉपर विल गेट गोइंग टू फॉर्म राइट। तो अब होता क्या है, जैसे कि मैं बीकर में कॉपर ले ले इस बीकर में कॉपर सल्फेट ले लेती हूँ, CuSO4 का मैंने क्या ले लिया, इसके अंदर मैं सोल्यूशन ले लिया। इसके अंदर मान लो मैंने आयरन की नेल डाल दी, आयरन की नेल ऐसी कुछ दिखती है, टी शेप में दिखती है ना, अभी फोटो तो ऐसी है कि बेटा, अब इसमें आती है तो व्हाट विल हैपन, मैं बहुत ध्यान से देखना बेटा, व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू, व्हाट विल हैपन, ये जो कलर था ना पहले, इनिशियली इसका कलर क्या था बेटा, ब्लू। व्हेन आयरन नेल इज पुट आफ्टर फ्यू मिनट्स ये रिएक्शन का कलर कैसा हो जाता है बेटा, ग्रीन हो जाता है। व्हाई ग्रीन, किसके कारण होता है, इतना मुझे पता चल गया, FeSO4 के कारण होता है। और जो तुम्हारी आयरन नेल है ना, बहुत ध्यान से देखना, जो तुम्हारी आयरन नेल है ना, आयरन नेल पे बेटा ये डिपोजिशन आ जाती है, रेड कलर का मेटल विल गेट डिपॉजिटेड ऑन दैट आयरन नेल, दैट इज नोन एज द चेंज ऑफ कलर की रिएक्शन विद यू राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ टॉपिक, कौन कौन से थे, अब प्रेसिपिटेट बनना है ना, प्रेसिपिटेट की बात कर लेते हैं। ओके, formation of precipitate, where is my pen, here is my pen, formation of precipitate, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है बेटा, इनसल्यूबल substance is going to form, insoluble substance is going to form। insoluble substance का मतलब क्या है कि वो substance उसमें soluble नहीं है। जैसे कि मैं अगर मैं बात कर लेती हूँ तुम्हारे जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें क्या करती हूँ बेटा, मैं जिंक क्लोराइड डाल देती हूँ, जिंक क्लोराइड अगर ऐड कर देती हूँ तो होगा क्या बेटा, सबसे पहले देखो जिंक सल्फाइड बन जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज, अब देखो
जिंक हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2S होता है। इसके अंदर मैंने जिंक क्लोराइड डाल दिया। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है ZnCl2। व्हेन इट रिएक्ट विद ईच अदर देन दे विल फॉर्म द जिंक सल्फेट, दैट इज ZnSO4 प्लस में, oh sorry, this is not ZnSO4, this is zinc सल्फाइड ZnS प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू नो दैट HCl होता है। अब जो ये जिंक सल्फाइड यहाँ पे बन रहा है ना, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, राइट? इट विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट ओवर हियर, राइट? Okay, the color of the precipitate is given to you. Black color की precipitate बन जाती है, this color will be the black, right? Black color की PPT will get formed. PPT is the short form, your precipitate is formed, right? अब बात करते हैं यहाँ पे स्मेल की बात कर लेते हैं, राइट? स्मेल, चेंज इन स्मेल में so many examples are there. First, do these change of smell में पहले एक बार बता देती हूँ। change of smell में either आपने क्रैकर्स की बात की होगी, अगर क्रैकर्स को ब्लास्ट करती हूँ तो तुम्हें एक स्मेल सुनाई देती है बेटा। स्मेल you can feel, you can smell some smell, right? उसमें देखो, एक तो नॉर्मली वो चीजें थी, वो बर्न होने के बाद कुछ स्मेल आ रही है, राइट? This is known as the change in smell. अब होता क्या है बेटा, आपने क्या करना है, इन सब रिएक्शंस को एक बार गो थ्रू होके देखो, राइट? आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, व्हाटएवर बी द थिंग, ये सारी चीजें आपके बुक में भी है और मैंने समझा भी दी है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको केमिकल फिजिकल चेंज में इस पेज पे काम करना है। ये सारा फिजिकल चेंज केमिकल चेंज बता रहा है। नाउ केमिकल चेंज आने के बाद दिस इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, this is the absorption or release of heat, this is the evolution of the gas, and the color change, sound, and everything is there in the, it read up to this thing and make the notes and do that checkpoint and post on the Google Classroom. Okay, thank you guys, bye.